आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, और इसकी सहायक क्रिया जिसे अपन हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम। इसमें से इज एक वचन है, क्या है, सिंगुलर, और आर प्लूरल। एम के साथ आता है आई, और सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट और कोई भी नाम। प्लूरल होते हैं वी, यू, दे। इसी प्रकार से अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो लक्षण होते हैं कि कार्य भूतकाल में किसी समय आरंभ हुआ था, किसी समय आरंभ हुआ था, आरंभ होने का समय मालूम नहीं पड़ता। कार्य किस समय प्रारंभ हुआ, भूतकाल में प्रारंभ हुआ था, लेकिन उसका समय मालूम नहीं पड़ता। उसी प्रकार से इस उदाहरण में हम समझाएंगे कि जिस समय बात कही जा रही है, जिस समय हम बोल रहे हैं कि छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं, जिस समय बात कही जा रही है उस समय भी कार्य जारी रहता है, समाप्त नहीं होता। तीसरा पॉइंट है, कार्य भविष्य में कब समाप्त होगा, कार्य भविष्य में कब समाप्त होगा यह भी मालूम नहीं पड़ता। इन तीनों लक्षणों के एग्जाम्पल को जिसको हम इससे बनाते हैं, तो छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं, स्टूडेंट आर प्लेइंग फुटबॉल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला बनता है, साधारण वाक्य में सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। उसी प्रकार से नेगेटिव वाक्य में क्या होता है, नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। उसी प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया पहले आ जाती है, सहायक क्रिया पहले आ जाती है, एज, आर, एम। उसके बाद सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सहायक क्रिया पहले आएंगी, एज, आर, एम और प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फॉर्मूला में प्रेजेंट सिंपल से एक डिफरेंस हुआ है कि इसमें आईएनजी जुड़ जाता है। आईएनजी का हम सूत्र लिखाएंगे कि क्या फॉर्मूला है कि कौन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस प्रकार से जुड़ती है, लेकिन हम इस एग्जांपल के द्वारा इससे समझ लेते हैं कि छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं, छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं। इस तरह से हम बनाते हैं तो इसका सेंटेंस बनता है, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। इसमें प्लेइंग में आईएनजी लग गया, और उसी प्रकार से इसमें स्टूडेंट क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, इसकी वजह से इसमें सहायक क्रिया आर आई है। इसी सेंटेंस को हम एग्जाम्पल के तौर पर इसी सेंटेंस को चारों प्रकार से बनाना चाहते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। कि छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं, दूसरा वाक्य यदि इसी में लिख लेते हैं कि छात्र फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो वाक्य क्या बनता है, स्टूडेंट्स आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। मैं एक एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूं कि इसमें बच्चे को डिफरेंस पता चल जाना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता चला जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। अब इसी वाक्य को हम इंटेरोगेटिव वाक्य से बनाते हैं, तो इसमें आर स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल, और इसमें आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें सहायक क्रिया आर, स्टूडेंट्स
नॉट, इसमें क्या ध्यान रखना है, नॉट इधर आएगा सब्जेक्ट के बाद। आर स्टूडेंट्स नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह से ये चारों प्रकार के वाक्य बन जाते हैं, साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब बात हम करते हैं कि आईएनजी किस प्रकार से जुड़ता है। रूल ऑफ आईएनजी, आईएनजी लगाने का नियम। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अंतिम अक्षर ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। जैसे राइट में ई, डांस में ई, तो वर्ब का अंतिम अक्षर ई आया है तो ई को हटाकर इसकी जगह क्या लगा देते हैं, आईएनजी। रूल नंबर 2, यदि अंतिम वर्ण में डबल ई आया हो, तो ई नहीं हटाएं और डायरेक्ट आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे एग्री, सी, इसमें एग्रीइंग क्या हो जाएगा, एग्रीइंग, और सी में सीइंग। उसी प्रकार से रूल नंबर 3, आईएनजी किस तरह से लगाते हैं। यदि ई के साथ आई आया हो या आई ई हो तो आई ई के स्थान पर क्या लगा देते हैं, वाई, और वाई लगाकर उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। टाई माने बांधना, टी आई ई हटाकर इसमें वाई लगा दिया और उसके बाद क्या जोड़ दिया, आईएनजी। ऐसे डाई, डाई मिस मरना, डाई आई ई आया है, इसी प्रकार से आई ई के स्थान पर वाई लगा दिया और उसके बाद जोड़ दिया उसमें आईएनजी। यदि वर्ब के अंत में कोई कंसोनेंट आया हो, कंसोनेंट यानी व्यंजन हो, तो उसके अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। जो इंग्लिश में स्वर होते हैं 5, उन 5 स्वरों के अलावा यदि कोई व्यंजन आया हो, जैसे के व्यंजन है, टी व्यंजन है, जी व्यंजन है, तो इन तीनों ड्रिंक, ईट और सिंग तीनों व्यंजनों के बाद आईएनजी जोड़ दिया जाता है। ड्रिंकिंग, ईटिंग, सिंगिंग। आईएनजी लगाने का 5वां नियम है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंतिम वर्ण से पहले क्या आया हो, स्वर। इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू हो, तो अंतिम वर्ण को क्या कर देते हैं, डबल, अंतिम वर्ण को डबल कर देते हैं। जैसे रन, रन का अंतिम वर्ण क्या है, एन, और उससे पहले स्वर आया यू, यू स्वर आया है, तो अंतिम वर्ण को क्या कर देते हैं, डबल, एन को डबल कर देंगे आईएनजी लगाते समय। रनिंग क्या कर दिया, डबल एन। उसी प्रकार से कट में आया है, कट में भी यू आया है, यू हमारा स्वर है कि वर्ब का अंतिम वर्ण से पहले, अंतिम वर्ण टी से पहले यू आया है, इसलिए इसको भी हम डबल कर देते हैं, तो इसको टी का डबल हो जाएगा कटिंग, फिर उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है। रूल नंबर 6, आईएनजी लगाने से पहले डब्ल्यू, आर, एक्स और वाई ये कभी डबल नहीं होते। डायरेक्ट शो आया है, डब्ल्यू आया है, तो डब्ल्यू के साथ तुरंत आईएनजी जोड़ दिया जाता है। उसी तरह से एक्स, फिक्स में एक्स आया है, इसमें भी डायरेक्ट आईएनजी जोड़ देते हैं। रूल नंबर 7, यदि वर्ब के अंत में कंसोनेंट व्यंजन हो और उससे पहले एक से अधिक, क्या है, एक से अधिक स्वर, वोवेल कहते हैं जो स्वर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इन स्वरों में से डबल आया हो, एक से अधिक आए हो, तो व्यंजन को डबल नहीं करते। ये इस नियम का अपवाद है। जैसे वीट, वीट में ई और ए ये 2 स्वर आए हैं, डबल स्वर आए हैं, तो इसको हम टी को डबल नहीं करेंगे, व्यंजन को डबल नहीं करेंगे, डायरेक्ट आईएनजी जोड़ देंगे, वीटिंग। उसी प्रकार से फील माने महसूस करना, फील में भी डबल ई 2 स्वर आए हैं और लेकिन एल व्यंजन है, इसलिए एक से अधिक स्वर आने के कारण फील में भी डायरेक्ट आईएनजी जोड़ देते हैं। इसी आईएनजी लगाने का 8वां नियम है जो अपवाद है इन सारे नियमों का, कि डाई, डाई बालों की जो डाई करते हैं, डाई माने डाई करना, सिंगल, आग में झुलस जाना, और एज होती है उम्र। ये 3 वर्ड इंग्लिश में ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट आईएनजी जोड़ देते हैं। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एडवर्ब रूल की बात करते हैं कि एडवर्ब से किस तरह से वर्ब भरी जाती है। यदि सेंटेंस में टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डे, एट प्रेजेंट, नाउ, स्टिल, नाउ डेज आई, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, अर्थात इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा।
जिसका हिंदी अर्थ कहें तो टुडे माने आज, एट दिस टाइम इसी समय, एट दिस मोमेंट इसी क्षण, दीज डे उन दिनों, एट प्रेजेंट वर्तमान में, नाउ माने अब, स्टिल माने अभी, और नाउ डेज माने होता है आजकल। इसके जैसे हम एग्जांपल से इसको समझते हैं, सी खालिस्तान प्ले हॉकी एट दिस टाइम, ये यहां एडवर्ब आया है एट दिस टाइम, तो हम इससे समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो सी एक वचन करता है, तो एक वचन में क्या आता है, इज प्लेइंग, इज प्लेइंग। उसी प्रकार से सीता खालिस्तान रन पार्लर नाउडेज, सीता आजकल पार्लर जाती है या दौड़ती है। तो रन, इसमें हमने आईएनजी का रूल लिखा दिया था, एन से पहले यू स्वर आया है इसलिए इसको एन को डबल कर देंगे, और सीता एक वचन है इसलिए आ जाएगा इज रनिंग, सीता रनिंग, सीता इज रनिंग पार्लर नाउडेज, इसमें एडवर्ब आया है नाउडेज मिस आजकल। दे खालिस्तान ऑर्गेनाइज ए पार्टी एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, वे इसी क्षण किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो दे क्या है, प्लूरल बहुवचन करता है इसलिए इसके साथ आर आएगा, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और इसमें एडवर्ब आया है एट दिस मोमेंट। हम एग्जाम में एडवर्ब के आधार पर यह पहचान सकते हैं कि ये जितने भी सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। उसी प्रकार से हम एडवर्ब को आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। चौथा सेंटेंस है, सी खालिस्तान डू होमवर्क, वो अपना कार्य कर रही है। सी एक वचन करता है इसलिए इज आ जाएगा, और डू के साथ डूइंग, एट दिस मोमेंट सी इज डूइंग होमवर्क, इस क्षण वो अपना होमवर्क कर रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज, इसमें 4 नियम है। एक्शन कंटिन्यू एट दिस टाइम ऑफ स्पीकिंग, उन कार्यों के साथ जो बोलते वक्त भी जारी हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, स्टूडेंट आर रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, विद्यार्थी इस समय इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जिस समय ये बात की जा रही है, बोला जा रहा है, उस समय भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए उन कार्यों के साथ जो बोलते वक्त भी जारी है उनके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। दूसरा नियम है, कार्य जो वर्तमान में जारी है, एक्शन कंटिन्यू प्रेजेंट, अभी भी जारी है, उसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। स्टूडेंट आर वर्किंग हार्ड दीज डे, छात्र उन दिनों कार्य कठिन वर्क कर रहे थे। तीसरा नियम है, डेफिनेट प्लान एक्शंस नियर फ्यूचर, नजदीक भविष्य का हम कोई नियोजित प्लान कर लेते हैं, कोई प्लान कर लेते हैं, उसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। जैसे माय फ्रेंड इज रीचिंग नेक्स्ट संडे, मेरा मित्र अगले रविवार को पहुंच रहा है। किसी चीज का हम प्लान कर चुके हैं कि हमें संडे को कहां जाना है। तो उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चौथा नियम है, व्हेन द फॉलोइंग वर्ब इंडिकेट चेंज ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, जो वर्तमान की जो परिस्थिति है उसमें परिस्थिति परिवर्तन हो रहा है। जैसे बर्फ से पानी बनना, पानी से बर्फ बनना, उसमें परिस्थिति परिवर्तन के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब रखी गई हैं। यदि परिस्थिति परिवर्तन के लिए इन वर्बों का प्रयोग किया जा रहा है तो बिकम, गेट, टर्न, गो, ग्रो, टेक, इनके साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग होता है। जैसे द आइस इज टर्निंग, यहां टर्निंग वर्ब आया है। द आइस इज स्लोली टर्निंग इनटू वाटर, कि बर्फ धीरे धीरे पानी में बदल रही है। तो ये एक परिस्थिति परिवर्तन का उदाहरण है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आपको इसमें कोई कमी नजर आ रही है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।